वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को इतिहास का क्लास देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये जानिए कि ये क्लास किसके लिए बेनिफिशियल है, किसको फायदा पहुंचेगा। ये जो क्लास है इतिहास का, ये क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है और इस वीडियो से फायदा हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो लोग कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं, जो क्लास आप लोगों को देने के लिए हम आए हैं, वो है इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि इतिहास कहते किसको है। इतिहास उन ग्रंथ को कहते हैं, उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अतीत की घटनाओं को लिखा गया है, उसको इतिहास कहते हैं। तो क्या इतिहास की सारी, अतीत की सारी घटनाएं इतिहास होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों, अतीत की सारी घटनाएं इतिहास नहीं है। सबसे पहले हम लोग वो जानकारी हासिल कर ले कि ये इतिहास जो हिस्ट्री शब्द है ये आया कहाँ से। फिर हम लोग बात करेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं। मैं जिस चीज पर बात करूंगा वो सारे बोर्ड में लिखा हुआ है। लास्ट में मैं स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय दूंगा। अभी मेरे क्लास को आपको ध्यान से सुनना है और आपको जो है समझना है, और जो भी दिक्कत होगा आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपका प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि इतिहास, यहाँ जो लिखा हुआ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री शब्द आया कहाँ से। देखिए मेरे दोस्तों, हिस्ट्री जो शब्द है ये शब्द किससे आया है? हिस्टोरिया से आया है। ये एक कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। हिस्ट्री वर्ड आया है हिस्टोरिया से, और ये हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ये ग्रीक वर्ड से जो है, हिस्टोरिया वर्ड से हिस्ट्री आया है। यानी हिस्टोरिया ग्रीक भाषा में उस शब्द को कहते हैं, उस नॉलेज को कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, उसको ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहते हैं। और हिस्टोरिया शब्द से आया है हिस्ट्री, जिसको हम लोग इतिहास कहते हैं। और ये हिस्टोरिया जो शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो नॉलेज हमें प्राप्त होता है, उसको ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैं 2 बार कर चुका हूं। अब आते हैं कि ये जो हिस्टोरिया के ऊपर सबसे पहले जो किसने किताब लिखा था, तो हिस्टोरिया के ऊपर सबसे पहले जो किताब लिखा था उस किताब का नाम था हिस्टोरिका। और ये हिस्टोरिका किताब को लिखने वाला कौन था? उसका नाम था हेरोडोटस, जो यहां मैंने लिख के रखा हूं, हेरोडोटस। और सबसे पहले हिस्टोरिका के ऊपर, यानी अतीत की घटनाओं के ऊपर जो सबसे पहले किसी ने किताब लिखा था, उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। और जो लिखने वाला था, राइटर था, उसका नाम था हेरोडोटस। इसीलिए हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। तो पता चला कि फादर ऑफ हिस्टोरी का नाम हमें अभी पता चल गया कि उसका नाम है हेरोडोटस। और इसने कौन सी किताब लिखा है? हिस्टोरी का किताब लिखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ हिस्टोरी, इतिहास के पिता या इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको जवाब देना है हेरोडोटस। लेकिन अगर पूछे कि हिंदुस्तान का फादर ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, इंडिया के लिए इतिहास का जनक कौन है, तो उसका नाम है मेगास्थनीज, मेगास्थनीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेन सवाल पे, जो पहले मैंने सवाल किया था कि इतिहास किसको कहते हैं। तो हमने बताया कि इतिहास उन ग्रंथ को कहते हैं जिसमें अतीत की घटनाओं को लिखा गया है, उसको इतिहास कहते हैं। तो क्या अतीत की सारी घटनाएं
इतिहास कहलाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं मेरे दोस्तों। अतीत की सारी घटनाएं इतिहास नहीं कहलाता है। अतीत के उन घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं जो डेफिनेटली घटा है, जो निश्चित तौर पर घटा है, और उसके लिए हमारे पास सबूत होना चाहिए, हमारे पास उसके लिए सोर्स होना चाहिए, तभी हम उसको कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक घटना है। उसके लिए हमारे पास 3 सोर्स है दोस्तों। अगर 3 सोर्स के माध्यम से अगर हमारे पास उसका नॉलेज है अतीत की घटनाओं के बारे में, तो हम उसको क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। आइए देखते हैं वो 3 सोर्स क्या है। पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों, ये जो मैं अभी 3 सोर्स बताने जा रहा हूं, जैसे कि हमने कहा कि अतीत की उन घटनाओं को इतिहास कहते हैं जिसका हमारे पास सबूत मौजूद है। सबूत के तौर पर हमारे पास 3 चीज हो सकता, 3 तरह का हो सकता। पहला चीज मैं बता रहा हूं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत। इसके अंतर्गत फॉसिल्स आएंगे, इंस्क्रिप्शन आएंगे, मॉन्यूमेंट्स आएंगे, कॉइन्स आएंगे, स्टेच्यूज आएंगे। फॉसिल्स का मतलब होता है अवशेष। जब कोई चाहे पेड़ हो या इंसान हो, जब मिट्टी के नीचे जब वो दब जाता है तो कई सालों के बाद वो अवशेष कहलाता है। तो वो अवशेष से भी हम ये प्राप्त कर सकते हैं कि ये अतीत की हम घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। अभिलेख के माध्यम से अगर हमारे पास अभिलेख यानी लिखा हुआ कुछ है तो उससे भी हम लोग जो है अतीत की उन घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अशोक के अभिलेख। अशोक द किंग ऑफ अशोक जो भारत में गुजरा है, उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे। तो उन अभिलेख के माध्यम से भी हम लोग अतीत की उन घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, कॉइन्स में सिक्के, जैसे कि चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त यानी गुप्त काल का हमारे पास एक सिक्का मिला है। उस सिक्के में उसका नाम लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, और उस राजा को, सम्राट को एक वीणा हाथ में लिए हुए उसका एक चित्र उस सिक्के में है। तो इससे हमें कई चीज जानकारी मिलता है कि सबसे पहले तो हमें यह जानकारी मिला कि वो लोग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में जो है वीणा का जो है इस्तेमाल करते थे। और हमें इससे एक जानकारी ये भी प्राप्त हुआ कि गुप्त काल में जो एक राजा गुजरा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। इस तरह से हम लोग सिक्के के माध्यम से भी हम लोग जो है इतिहास की घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला है स्टैच्यू, मूर्ति, तो जैसे कि नटराज की मूर्ति वगैरह, ठीक है। दूसरा सोर्स है लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत 2 तरह का हो सकता है। अगर पहला हमने क्या बताया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, अगर वो सोर्स है तो हम अतीत के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, और वो कैसा होगा, इतिहास कैसा हिस्ट्री होगा, वो है ऐतिहासिक हिस्ट्री होगा, ठीक है। दूसरा है लिटरेसी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत, जिसमें 2 तरह के किताब, 2 तरह के ग्रंथ आएंगे। पहला ग्रंथ रिलीजियस बुक, दूसरा है नॉन रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक में तो रिलीजियस बुक में आपका रिलीजियस बुक जो जैसे कि वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हम इन वेदों के माध्यम से, रिलीजियस बुक के माध्यम से हम लोग अतीत की घटनाओं के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नॉन रिलीजियस बुक में जैसे अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी कि हम इतिहास के बारे में 3 स्रोत, पहला है आर्कियोलॉजिकल, दूसरा है लिटरेरी, तीसरा है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर, यानी विदेशी यात्रियों जो हमारे देश भारत घूमने आए थे,
और घूमने आने के बाद उसने जो भी चीज देखा है उसको उन्होंने किताब में लिखा है, और उस किताब को पढ़ के आज हम लोग उस जमाने में, उस पीरियड में, उस समकालीन क्या घटा था, हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक किताब है किताबुल हिंद रहला, ये सब जो है किताब है जो फॉरेनर विदेशी यात्रियों ने लिखा है। तो आपको समझ में आ गया कि अतीत की सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास नहीं कहते हैं, बल्कि इतिहास यानी अतीत की उन घटनाओं को इतिहास कहते हैं जो डेफिनेटली घटा है और जिसका हमारे पास सबूत मौजूद है। और वो सबूत तीन तरीके का हो सकता है, एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इतिहास के बारे में एक प्रोफेसर था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, उसने इतिहास के बारे में बताया है कि इतिहास अंग्रेजी में उसका कोटेशन है जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फैक्ट्स, इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। यानी इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ये एडवर्ड हेलेट कार ने कहा है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है। यानी इतिहास जो है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, जिसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। समझ में आ गया? इतिहास अभी तक आप लोग को ये बात समझ में आ गया कि अतीत की सारी घटना इतिहास नहीं है, बल्कि अतीत की उन घटनाओं को ऐतिहासिक घटना कहेंगे जो डेफिनेटली घटा है और जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। तीन प्रकार के सबूत हो सकते हैं, या ठीक है पुरातात्विक स्रोत, और ठीक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था बेस, इतिहास कहां से आया, इतिहास किसको कहते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में है, जैसे 12 क्लास का है या 12 क्लास के अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, हमें भारतीय इतिहास को पढ़ना है। इसीलिए मैंने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ मुख्तसर यहाँ पे चीजों को मैंने लिखा हूं। आइए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। पहला है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ये 3 भागों में बांटा है भारतीय इतिहास को। एंशिएंट इंडिया का मतलब होता है प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया का मतलब होता है मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आते हैं, जाहिर सी बात है जब हम इसको 3 भागों में बांटे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो इसमें जो सबसे बड़ा पीरियड होगा वो किस चीज का होगा? वो है प्राचीन भारत का। तो जब प्राचीन भारत एक लंबा चैप्टर होगा, बहुत बड़ी होगा, उसका पीरियड होगा, इसलिए एंशिएंट भारत को और बेहतर ढंग से, एंशिएंट इंडिया को, प्राचीन भारत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इनको फिर 2 भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों। क्या किया? आइए पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं? ऐतिहासिक किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। प्रागैतिहासिक उस इतिहास को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। हमारे पास कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, हमारे पास
अवशेष है, पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत में अवशेष है, स्मारक है, सिक्के हैं, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका हमारे पास अवशेष तो मौजूद है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत में सारे मौजूद है, लेकिन लिखित कोई स्रोत मौजूद नहीं है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक में कहते हैं, प्री हिस्टोरिक कहते हैं। अब आइए आद ऐतिहासिक किसको कहते हैं? आद ऐतिहासिक उस ऐतिहासिक घटना को कहते हैं जिसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी मौजूद है, अवशेष मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे पास लिखित जानकारी भी मौजूद है, लेकिन आज तक उस लिखित जानकारी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, यानी आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे इतिहास को हम लोग आद ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक हिस्ट्री किसको कहते हैं? जिसका हमारे पास लिखित सोर्स भी मौजूद है और आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी मौजूद है। ऐसे इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। प्रागैतिहासिक को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेरे दोस्तों। क्या? पहला है स्टोन एज, दूसरा है कॉपर एज। ठीक है, स्टोन एज इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर, आगे हम बताएंगे इसको क्यों पत्थर पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है कॉपर एज, ताम्र काल। तो दो भागों में बांटा गया। अब स्टोन एज पाषाण काल जो है एक बहुत बड़ा पीरियड रहा है, इसलिए उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए उसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक जिसको मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये काल समझ में आ गया। स्टोन एज को तीन भाग में बांट दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग समझने की बात करते हैं कि ये पूरा जो पाषाण काल है, पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यानी इस टाइम पे इस धरती पर जब इंसान आया था तो वो सिर्फ शिकारी करना जानते थे, शिकारी करते थे और जंगलों में रहते थे, कंद फूल को खाते थे, और इस काल में जो है कोई इंसानों के अंदर कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था मेरे दोस्तों। उसके बाद इंसान यहाँ पे शिकारी क्या करते थे, लिख देता हूं मैं। यहाँ पे इंसान क्या करते थे, शिकारी। उसके बाद शिकार करते थे और अपने भरण पोषण करते थे। मध्यकालीन में मेसोलिथिक में शिकारी के साथ साथ वो लोग जो है पशुपालन भी करना सीख गए थे। पशुपालन करना भी क्या कर लिए थे, सीख गए थे मेरे दोस्तों। यानी शिकारी तो करते थे, साथ साथ कुछ ऐसे भी जानवर थे जिसको लोग पालते भी थे। उसके बाद इस काल में नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में जो है इंसान क्या सीख गया था, इंसान जो है कृषि सीख गया था, यानी खेती बाड़ी का नॉलेज आ गया था। तो जाहिर सी बात है जब कोई इंसान के अंदर खेती बाड़ी का नॉलेज आया तो खेती करने के लिए उसको एक जगह में कई महीनों तक रहना पड़ता था, जिसके कारण जो है इंसान अब ग्रुप्स में, समूह में रहने लगा। उसके बाद जो है नवपाषाण काल में इंसान जो है के अंदर एक सभ्यता का विकास होने लगा। तो इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी पूरा पाषाण काल में। ये लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, औजारों से शिकारी क्या करते थे, यही कारण है कि इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में भी शिकारी क्या करते थे, पत्थरों के औजार से, लेकिन साथ साथ ये लोग जो है पशुपालन यानी पशुओं को पालना भी वो लोग सीख गया था। और नवपाषाण काल में ये लोग जो है कृषि के
के बारे में जानकारी हासिल कर चुका था और वो कृषि खेती वगैरह करने लगा था, जिसकी वजह से इस नवपाषाण काल में जो है इन लोगों के अंदर सभ्यता का विकास हो गया था। ठीक है, तो सभ्यता का विकास हो गया। अब जब हमने इतना भागों में हमने भारतीय इतिहास को बांटा आसानी से समझने के लिए, प्राचीन इंडिया, इसको लिख देता हूं, प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारत, इसको हम लोग मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत कहते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग आधुनिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आधुनिक कहते हैं। समझिएगा, अगर कोई भी दिक्कत हो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। इतिहास आपका जो है जहन में डाल दूंगा, आपके दिमाग में डाल दूंगा, आप इतना आसान हो जाए। इतिहास भी समझने वाली चीज है, आपको समझ में आ जाए, आपको कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ तक तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब एक बार मैं फिर रिवाइजिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया, आसानी से समझने के लिए। क्या है? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत क्योंकि बहुत बड़ा पीरियड था, बहुत बड़े समय अंतराल था, इसलिए उसको भी 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक को और बढ़िया से समझने के लिए 2 भाग में बांटा गया, पाषाण काल, ताम्र काल। पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। हमने बता दिया कि पूरा पाषाण काल में लोग कैसे रहते थे। इंसान जो है पत्थरों के औजार बनाते थे, उसी से शिकारी क्या करते थे। यहाँ पे भी शिकारी करते थे, लेकिन साथ साथ और एक चीज क्या आ गया, यानी पशुपालन तो करते थे लेकिन शिकारी भी करते थे साथ में। उसके बाद यहाँ पे पशुपालन और कृषि दोनों चीज जो है, ठीक है, पशुपालन और कृषि दोनों चीज नवपाषाण काल में सीख गया था। जब हम लोग इतने सारे चीज में हमने बांट दिया इंडियन हिस्ट्री को, तो अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, आखिर ये किस समय की बात कर रहे हैं? बहुत पुरानी, बहुत पहले, अतीत की घटना है, लेकिन कब की? अब आज से कितने साल पहले की। तो जाहिर सी बात है आपके जहन में एक सवाल अभी दौड़ रहा होगा कि ये जो आप सर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे बांटा गया है, तो आखिर ये आज से कितने साल पहले की बात है। तो ठीक है, मैं अभी डेट डालता हूँ, ईस्वी डालता हूँ। देखिए, ईस्वी भी डाला हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल का जो कालखंड रहा है, अननोन टू कितना, 8000 BC, 8000 BC, अननोन से 8000 BC। अननोन को हम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, किसी किताब में दे देता है 5 लाख BC, 5 लाख BC से 8000 BC, इस समय पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। 8000 से 4000 BC को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। 4000 से 2500 BC को हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल। ठीक है, और उसके बाद प्रागैतिहासिक को जब हम 2 भाग में बांटे, इसमें से एक ताम्र काल रहा है, जिसको हमने क्या एक कॉपर एज कहा। कॉपर एज का जो पीरियड रहा है, ये जो हम लोग कहा नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल के बीच में ही 3000 से 2000 के बीच काल को हम लोग ताम्र काल कहते हैं, क्योंकि उस समय जो है लोगों ने क्या करना सीख गया था, तांबे का आविष्कार कर चुका था, इसीलिए हम लोग उसको ताम्र काल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कुछ लोगों का कि सर BC क्या है? BC है, आप देखिए इधर जो है ये जो है 712, ये AD है, ये AD है, ठीक है, 700 AD है, ये भी AD होगा, ये भी AD होगा। तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर AD ईस्वी क्या है? AD का मतलब ईस्वी होता है। तो आइए ईस्वी और BC इसको हम समझाते हैं। AD क्या है और ईस्वी, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं? समझाते हैं। सबसे पहले AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, समझ गए? इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? ईस्वी। और BC को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट,
तो सबसे पहले आइए ये दो वर्ड को हम लोग समझते हैं, ईसवी और इसको हम लोग कहते हैं ईसवी पूर्व यानी ईसा पूर्व। ये दो वर्ड को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ईसवी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। यहाँ जो हम लोग 4000, यहाँ 4000, 8000 है, ये चीज को हम समझा रहे हैं दोस्तों। देखिएगा कहाँ यहाँ समझाते हैं, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, दिखाई दे रहा। चलिए अभी कितना चल रहा है, 2020 ईस्वी चल रहा है। कितना चल रहा है, ईस्वी। इसको आप एडी कह सकते हैं, समझ में आ रहा। एडी या सीई भी कह सकते हैं, कॉमन एरा, सीई कॉमन एरा, अंग्रेजी में इसको कॉमन एरा भी कह सकते हैं। चलिए तो देखिए बीसी को हम समझा रहे हैं, समझना है। अभी कितना चल रहा है, 2020। कभी 2000 ईस्वी तो भी चल रहा था, कभी 1000 भी चल रहा था, कभी 1000 भी ईस्वी चल रहा था, कभी 500 ईस्वी भी चल रहा था, कभी 0 भी तो था। 0 था कि नहीं था, बिल्कुल था। चलिए ये जो 0 हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं द बर्थ ऑफ जीसस, द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। यानी कि 0 ईस्वी जहां से शुरुआत हुआ है, ईस्वी जो है कहां से शुरू हुआ है, द बर्थ ऑफ जीसस, जिसको हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को एक अजीम पैगंबर मानते हैं। इसी को ईसाई लोग द सन ऑफ गॉड मानते हैं। उनका जो पैदा हुआ था, जब पैदा हुआ था उसी समय से जो है ईस्वी की शुरुआत हुआ है। इसीलिए उस जो पैदा हुआ तो 0, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और अभी कितना हुआ, 2020 चल रहा है। बात समझ में आ गया। तो कब से ईस्वी चालू हुआ, ये ईसाई का ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है इसको। इसी समय से जो है 0 से, यानी कि जीसस जब पैदा हुआ था। चलिए ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ बातें बता देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसा पैगंबर है जिसको कोई मुसलमान अगर ईमान नहीं रखता है उसके ऊपर, तो वो मुसलमान नहीं है मेरे दोस्तों। हम लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई लोग भी ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। ईसाई लोग जिस तरह से मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुसलमान लोग जो है ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं। हम लोग कहते हैं कि ईसाई लोग जो है, मुसलमान कहते हैं ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी अपने दावे पे सही है और मुसलमान भी अपने दावे पे सही है। अब ये कैसे सर, दोनों कैसे सही हो सकता है? इसलिए दोनों सही है कि वो लोग जिस तरीके से उसको मानता है, उस तरीके से हम मुसलमान जीसस को नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे मानना उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, और हम लोग जिस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं उस तरह से वो लोग नहीं मानता है। इसलिए उन लोगों का मानना को हम लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर था, और हर मुसलमान को ईमान रखना पड़ता है। ईमान के 6 अरकान में से एक अरकान रहा है कि जितने भी इस दुनिया में पैगंबर आया है, कुरान की आयत वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह, हमने हर कौम के अंदर एक रसूल भेजा, एक डराने वाला भेजा, और जीसस जो है हम लोग उसको एक अजीम पैगंबर मानते हैं। वो एक अल्लाह का अजीम पैगंबर मानते हैं, और उस पर हर मुसलमान का ईमान है। आपको समझ में आ रहा है? तो वो जब पैदा हुआ था तो हम लोग पैगंबर मानते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में 25 यानी 25 पैगंबर का जिक्र है। उनमें से एक अजीम पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है, जिसके ऊपर एक आसमानी किताब नाजिल हुआ था, इंजील। तो उनको लोग मानते हैं सन ऑफ गॉड, और हम लोग मानते हैं क्या, मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। तो वो जब पैदा हुआ था उस समय से ईस्वी की शुरुआत हुआ था। तो मैं आपसे, मेरा सवाल रहा, क्या जब जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ, क्या उससे पहले कोई इंसान नहीं था? आप कहेंगे बिल्कुल था। तो था, तो उसको हम लोग कैसे नापेंगे, कैसे हम लोग ये करेंगे? तो मान लीजिए एक उदाहरण, इसीलिए मैं पहले से लिख के रखा हूं। देखिए यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध का जो है जन्म तिथि लिखा हुआ है 563 बीसी से 483 बीसी। तो देखिए
563 बीसी का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 563 साल पहले, 563 साल पहले, 63 साल पहले यानी 63 बीसी को, बिफोर क्राइस्ट, पहले गौतम बुद्ध पैदा हुआ था। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जीसस को इस दुनिया में पैदा होने से 563 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हो चुका था। उसके बाद और उसका इंतकाल कब हुआ? 483 बीसी। तो 483 बीसी किधर होगा? यानी जीसस के 483 साल पहले उनका इंतकाल, पैदा होने से पहले उनका इंतकाल हो गया। 483 तो इधर ही होगा। आप समझ में आ रहा है बीसी? तो यानी कि 483 बीसी का मतलब जीसस के पैदा होने से 483 साल पहले गौतम बुद्ध का देहांत हो चुका था। आपको समझ में आ रहा पॉइंट? तो इसको पैमाना माना गया है। ठीक है, जीसस के डेट ऑफ बर्थ को पैमाना माना गया है। तो इससे पहले इधर ईस्वी और उससे पहले जो भी था तो उसको हम लोग बीसी कहते हैं। यानी कि जीसस के पैदा होने से 563 साल पहले गौतम बुद्ध पैदा हुआ और 83 साल 483 बीसी में देहांत हुआ। तो टोटल कितने साल का हुआ? जिंदा कितने साल थे? 80 साल। कुछ चीज में लिख के रखा हूँ इसीलिए समझाने के लिए आप लोगों को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 80 साल। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि जीसस के पैदाइश से पहले जो भी डेट होगा उससे पहले बीसी लगेगा। यानी उसकी पैदाइश कितने साल पहले? 483 साल पहले गौतम बुद्ध का देहांत हुआ। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो ये इधर वाला जो काल होगा ये जो है डिक्रीज ऑर्डर में जाएगा, यानी कि घटते क्रम में। 583 483 उधर होगा राइट साइड में। लेकिन जीसस के पैदा होने के बाद जो भी ईस्वी होगा वो बढ़ते क्रम में होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट? समझ में आ रहा आप लोग को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया कि बीसी और एडी का मतलब क्या होता है, ईसा पूर्व और ईस्वी का मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो आगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारा हमने कालखंड दे दिया, ये यहाँ तक शायद बता चुके थे, ताम्रकाल तक। अब हम लोग जो है एंशियंट हिस्ट्री को आदि ऐतिहासिक काल में बांटते हैं। एक आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सा पीरियड आएगा? तो हमने यहाँ पे लिखा हूँ प्रो हिस्टोरिक में। आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग दो सिविलाइजेशन को, दो सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये 12वीं क्लास के सिलेबस में मौजूद है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। इंडस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, या फिर ये कहिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो है यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है उसका जो कालखंड है वो 2500 से 1750 बीसी, ये जो है कितना है, यानी जीसस के 2500 साल पहले से लेके 1750 साल पहले ये कालखंड गुजर चुका है। ठीक है, और वैदिक सभ्यता जो है हम लोग इसको 1500 से लेके 1500 बीसी से आपको हम लोग क्या कहेंगे, ये 600 बीसी तक। ठीक है, 600 बीसी तक। और यानी कि 2500 से 1750 बीसी, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इधर आपका बीच में 15 16 17 यानी 150 साल लगभग, 15 के बाद 16 17 यानी 250 साल। 250 साल ये जो इंडस वैली सभ्यता के बारे में जो पढ़ेंगे, जिसको आदि इंडस वैली क्या है, इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है जीसस के पैदा होने से 2500 साल पहले शुरू हुआ था और 1750 जीसस के पैदा होने के 1750 साल पहले ये सभ्यता खत्म भी हो चुका है। ये आपके सिलेबस में है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता था, ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द में, जो अभी सिंध, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, ये सब एरिया में ये पड़ता है।
यहाँ पे थे। ठीक है, इसका कालखंड है इतना 2500 बीसी से 1750 बीसी। और ये सिविलाइजेशन जो है, ये सिविलाइजेशन में ब्रोंज कांसे का खोज हो चुका था। ये लोग कांसा, लोहे में तांबा में लोहा को मिक्सचर करके तांबा और लोग जो है ब्रोंज जो है कांसा बनाना सीख गया था, इसीलिए इसको हम लोग कांसी युग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कांसा, कांसी युग। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी, उसके बाद वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता जो है 1500 से 600 बीसी। तो इसमें जो है इसके बीच में जो गैप रहा है वो 250 साल का। कितने साल का? 250 साल का। बात समझ में आ रहा? 250 साल का गैप रहा है। तो ये गैप इतिहासकार का कहना है कि ये जो इंडस वैली था सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, ये हो सकता है कि बाढ़ के कारण जो है पूरी जो है ये सभ्यता खत्म हो चुका है। उसके बाद जो है 250 साल पहले जो है वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ है। समझ में आ रहा? तो ये नगरीय सभ्यता था और ये ग्रामीण सभ्यता था। ठीक है, कृषि प्रधान सभ्यता। तो आद्य सभ्यता समझ में आ गई आप लोगों को। अब आते हैं ऐतिहासिक पीरियड। ऐतिहासिक पीरियड हम उसको कहते हैं जिस हमारे पास पुरातात्विक स्रोत के साथ साथ लिखित स्रोत भी मौजूद हो। तो लिखित स्रोत भी मौजूद है, इसको हम ऐतिहासिक कहते हैं। और ये 600 बीसी से 712 एडी, एडी माने ईस्वी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, यहाँ तक जो है 7 से 12 ईस्वी तक जो है प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है मेरे दोस्तों। और प्राचीन भारत कब समाप्त होता है? 712 ईस्वी में। इसका भी मैंने नाम लिख के रखा हूं यहाँ पे। 712 ईस्वी में एक मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान जो है सफल आक्रमण भारत पर सिंध में करता है। और वो जो है 712 में जो है आक्रमण करता है और सिंध को जीतता है और वहां पे जो है अपना हुकूमत कायम करता है। ये 712 ईस्वी से लेकर 714 तक 2 साल रहता है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो जो ही मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आता है उसका भी कारण रहा है, मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। ये सीरीज चलेगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सीरीज चले, मैं बढ़िया से समझाऊंगा एक एक चीज को, तो फिर आप इसमें लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएगा तो मैं इसका सीरीज जो है पूरा फ्री क्लास में आप लोगों को देने वाला हूँ, 12 क्लास का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हाँ, ये बता रहे थे जो ही मोहम्मद बिन कासिम इंडिया सिंध पर आक्रमण करता है उसके बाद जो है मध्यकालीन भारत की शुरुआत होता है। तो इससे पहले जो भी हमने प्राचीन काल ये हमने बताया आप लोग को, इसमें हिंदू शासक रूल कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं हिंदू रूल इन इंडिया। हिंदू लोग जो हैं, हिंदू शासक जो है यहाँ पे शासन करते थे प्राचीन भारत में। जो ही मध्यकालीन भारत जो है इसकी शुरुआत होता है, मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण सिंध पर करता है। और सिंध पर कहाँ से करता है वो हम थोड़ा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भारत का जो ये उत्तरी वाला हिस्सा है, हाँ समझिएगा, ये वाला, ठीक है, ये जो इंडिया है ये कश्मीर वाला भाग है, समझिए यहाँ पे, ठीक है, कश्मीर वाला भाग है, यहाँ पे जो है, यहीं पे जो है सिंध है, समझ में आ रहा है सिंध। तो ये सिंध हमारा जो भारत है, इधर जो है, इधर पश्चिम तरफ अरब सागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इधर से ना ही दक्षिण से आ सकता है, ना ही पश्चिम से कोई आ सकता है, ना ही उत्तर से आ सकता है, क्योंकि इधर हिमालय है। बात समझ में आ रहा? हिमालय है। तो एक ही रास्ता जो खुला था वो सिंध होके था, समझ में आ रहा है? तो सिंध पर पहला मुसलमान आक्रमण जो हुआ था मुसलमानों के द्वारा, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसने 712 ईस्वी में आक्रमण करके सिंध को अपने कब्जे में लिया था। उस समय जो यहाँ पे एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा दाहिर, ठीक है। अच्छा चलो मैं बता ही देता हूँ कि किस तरह से जो है मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया। देखिए यहाँ पे एक जो है बंदर, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है साइड में एक नदी, एक यहाँ पे इसी साइड में एक नदी हुआ करता था। इस नदी में
अरब के मुसलमान यहाँ पे बिजनेस किया करते थे। ठीक है, तो वहां उस समय सऊदी अरब का शासक, सऊदी अरब में एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अल हज्जाज। क्या नाम था? अल हज्जाज। ये अल हज्जाज उस समय शासक था और उसका सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। ये लोग बिजनेस करने आए थे और इस बिजनेस जो बंदरगाह में जो है इनको लूट लिया गया था राजा दाहिर के कुछ लोगों ने। ठीक है, राजा दाहिर के कुछ लोगों ने। तब इनको जब बोला गया, सऊदी अरब का किंग अल हज्जाज ने राजा दाहिर को कहा कि हमारा जो सामान छीना गया उसको वापस करें, लेकिन ये वापस करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बिल आखिर जो है अल हज्जाज ने अपने सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और राजा दाहिर के ऊपर आक्रमण करके राजा दाहिर को जो है कत्ल कर दिया। उनका दो बेटी था जिसका नाम था निर्मला देवी, एक था सूर्या देवी। उनको जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है अल हज्जाज के बेटे के लिए भेज देता है दुल्हन बनाने के लिए, उसका बेटे के साथ निकाह कराने के लिए। इस समय जो है यहाँ पे 712 ईस्वी में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है हिंदुस्तान पर आक्रमण करके वो अपना सत्ता स्थापित करता है। और उस समय सबसे पहला जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम जो है हिंदुओं पर लगाता है, जिसको कर जजिया कर कहते हैं। उसने कहा कि आप लोग या तो इस्लाम कबूल कीजिए, इस्लाम कबूल करेंगे कोई कर नहीं रहेगा, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जजिया कर कहा जाता है। लेकिन उस पर कुछ शर्त थे कि पंडित जो लोग थे उनको नहीं लगेगा जजिया कर, और जो लोग अपाहिज हैं उनको भी नहीं लगेगा। इस तरह से जो है तो फ्री विल दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लाम कबूल करें तो कोई बात, कोई टैक्स नहीं, अगर नहीं तो आपको फिर जजिया कर लगेगा। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया उसके बाद कई शासक 714 ईस्वी तक वो 2 साल रहता है। इसके बाद जो है वो उसका जो है इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे। उसके बाद जो दूसरा तुर्की शासक जो है हमारे इंडिया पर आक्रमण करता है, एक का नाम है मोहम्मद गजनवी, दूसरा है मोहम्मद गौरी, जो पृथ्वीराज चौहान को जो है डिफीट करके, हरा करके जो है सत्ता कायम करता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी जो है ये मोहम्मद गौरी जो पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी को जो कई बार आक्रमण करता है, लगभग 16 या 17 बार आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान, उसको जो है बार बार जो है उसको हरा करके उसको माफ कर देता है। बिल आखिर में जो है मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को क्या कर देता है, हरा देता है। ठीक है, और उसके बाद वो जो है दिल्ली में सल्तनत कायम करता है और उसका कालखंड रहता है 1206 ईस्वी से 1526। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे आइए, यहाँ फोकस कीजिए मेडिवल इंडिया। तो हमने कहा कि जो ही मेडिवल मध्यकालीन भारत की शुरुआत होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरे मध्यकालीन भारत में मुस्लिम रूल इन इंडिया 712 से लेके 1707 ईस्वी तक हम लोग जो है, यानी कि लगभग 1000 ईस्वी, 1000 साल ईस्वी, 1000 साल तक जो है हम लोग मध्यकालीन भारत के ऊपर जो है पढ़ेंगे। समझ में आ रहा बात? उसके बाद मॉडर्न 1707 से 1947 तक आधुनिक भारत में देखिए, गौर कीजिए, ये 1707 और 1947 ये ईस्वी क्यों यहाँ पे लिखा गया। देखिए यहाँ पे जो है 1757 में प्लासी की लड़ाई होने के बाद जो है अंग्रेज जो है यहाँ पे आ जाते हैं, अंग्रेज यूरोपियन आ जाते हैं। आने के बाद जो है 1707 जो ये ईस्वी रहा है, इस समय जो है औरंगजेब जो है, औरंगजेब यहाँ पे चलिए मुगल वंश का अंतिम शासक जो है, यहाँ पे मुगल वंश में जो है या औरंगजेब, मतलब ये कहिए कि मुगल वंश का पतन होने के कगार में जाता है 1707 ईस्वी तक, पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है मुगल जो है वंश। उसके बाद जो है अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज जो है रूल करते हैं, बिजनेस करने के लिए आए हो तो आपको पता ही है, हम बाकी क्लास में बताएंगे। 1947 तक समझ ना, तो 1947 तक
तो इसी बीच में 1707 से 1857 में जो है एक क्रांति होता है, जिसको रिवोल्ट, एक क्रांति होता है जो आप लोगों को बढ़िया से पता होगा। 1857 की क्रांति, जिसमें अंग्रेज जो है काफी दमनकारी नीति अपनाकर जो है इसको दबा देता है, जिसमें हिंदू मुसलमान साथ में जो है इससे क्रांति किया था। एक कारतूस हुआ करता था जिसको जो सुअर और गाय की चर्बी से बनाया जाता था और उसको दांत से काटना पड़ता था, ठीक है। तो इसी के खिलाफ जो है 1857 में क्रांति होता है। उसके बाद जो है 1857 के बाद जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत चालू हो जाता है 1857 के बाद ही। और बिल आखिर जो है हमारा देश कब आजाद होता है? 1947 में। आजादी से पहले पाकिस्तान का भी बंटवारा हो जाता है, ये तो आपको पता है, ये मैं बाद में बताऊंगा फिर, ठीक है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हमारे लिए देश का संविधान बनता है। एक लंबी प्रक्रिया रहा है। उसके बाद जो है 1947 से के बाद जो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब तक रहता है? 1964 तक। 1964 में उसका देहांत हो जाता है। तो इसको 1947 से 1964 तक का भी इतिहास को हमें और आपको पढ़ना पड़ेगा। उसको हम लोग कहते हैं समकालीन इतिहास। समकालीन इतिहास समझ में आ गया बात? तो ठीक है, तो ये रहा जो है पूरा आज हिस्ट्री का इतिहास जो आपके सामने हमने रखा। हाँ, तो हमने कहा था कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण किया और उसके मुसलमान धीरे धीरे, उसके बाद महमूद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराया। उसके बाद जो है उसका एक गुलाम था जिसने जो है ना दिल्ली सल्तनत कायम किया था। 1200, ये जो दिल्ली सल्तनत का कालखंड रहा है 1206 ईस्वी से 1226 ईस्वी तक। और इसमें कौन कौन सा वंश रहा है? कौन कौन वंश आप लोगों को पढ़ना है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश की समाप्ति जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई में लोधी को हराता है। उसके बाद ये जो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है, ये बाबर था, ये बाबर इसको लोधी को हराता है। उसके बाद उन्होंने मुगल वंश की स्थापना करता है और ये 1526 से 1707 तक रहता है। समझ में आ रहा? उसके बाद पहला जो है बाबर, उसके बाद है हुमायूं। हुमायूं के समकालीन एक और राजा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो है एक बहुत ही जबरदस्त शासक रहा है। ये बिहार में ही उसका जो है राज करता था। इसने 1540 से 45 तक 5 साल उन्होंने जो है हुकूमत किया है, ठीक है। उसके बाद अकबर के बारे में, अकबर का समकालीन, अकबर के बारे में पढ़ना है, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो है अपनी गद्दी में कब बैठता है? 1618 ईस्वी में, और 1707 में जो है उसको जो है उसका मृत्यु, उसका हत्या कर दिया जाता है। उस समय उसका उम्र था 89 साल। तो ये जो है पूरा इतिहास जो है आप लोगों को जो है मैं अगला वीडियो में जो है एक एक टॉपिक के आधार पर, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, वो सबसे ज्यादा जो है मेडिवल भारत से रहता है। इसीलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को मेडिवल इंडिया के बारे में जानकारी दूं, 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। ये जानकारी अगर आपको सबसे पहले इसको अगर पढ़ा देता हूं तो ये आपका हर कंपटीशन में काम आएगा। साथ ही साथ 12th क्लास का जो है ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रहता है। इसके अलावा 12th क्लास में इंडस वैली रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। तो ये सिविलाइजेशन, दोनों सिविलाइजेशन, जो वैदिक सिविलाइजेशन जो है 1500 BC से 600 BC, और इसी काल में जो है वेद जो है 1500 BC से 1000 BC में जो है वेद का वेद जो है लिखा जाता है इसी कालखंड में। समझ में आ बात? उसके बाद 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच बाकी 3 वेद जो है सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है, ये लिखा जाता है। तो ये दोस्तों, ये आपका जो है मुख्तसर जो है का वीडियो रहा इतिहास के बारे में। ये इंट्रोडक्शन क्लास था। अब ये आपका एक सिलेबस था जो मैं आपके सामने बताया।
ये सभी चीज अगर आप पढ़ लेते हैं, जितना मैं हम बताए आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत, तो आप 6 क्लास से लेकर 12 क्लास तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं, एसएससी हो, रेलवे हो, आपको इसी से जो है इतिहास, इसी के बीच में से क्वेश्चन रहता है, आप कंपटीशन में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया तो कितना परसेंटेज आया। ठीक है, आप हमें 5 स्टार में से कितने स्टार हमें देना चाहेंगे। ठीक है, टोटल 5 स्टार में से कितने स्टार आप देना पसंद करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो एक बार वंस अगेन मैं जो चीज आप लोगों को पढ़ाया उसको जो है शुरू से पूरा वीडियो को देखिए। अगर समझने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट कीजिए और हमें पूछिए कि ये चीज समझ में नहीं आया। और ये इंट्रोडक्शन क्लास था, बाकी ये सिलेबस भी है एक तरह का, जो ये चीज आपको पढ़ना है। अगर ये चीज पढ़ लेते हैं फिर लाइफ में एक ही बार पढ़ना है, एक क्लास लाइफ में बढ़िया से कर लीजिए इतिहास का मेरे पास, उसके बाद जो है आपको कभी भी क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। खास करके जो है अभी मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पॉल साइंस भी, ज्योग्राफी का भी मैं क्लास दूंगा। हर सब्जेक्ट का जो है इंट्रोडक्शन क्लास में इसी तरह से रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब चैनल में डालूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप हमें बताइए कमेंट करके। 5 स्टार में कितने स्टार देंगे ये भी बताइए, और इस वीडियो में कहाँ कहाँ आपको समझने में दिक्कत हुआ वो चीज़ भी बताइए। मैं भी अपना स्किल में जो है स्किल को इम्प्रूवमेंट करूँगा। मैं भी कोशिश करूँगा, ये फर्स्ट वीडियो है, इतना लंबा वीडियो जो है मैं पहली बार जो है कैमरे के सामने जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आपको सही से समझा ना पाऊँ, तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं, मैं आपका सजेशन को वेलकम करूँगा। तो दोस्तों मैं यहीं तक मैं अपनी इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, और थैंक यू सो मच पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। आप सबका धन्यवाद। दोस्तों एक बात आपको लास्ट में कहना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अभी काम देगा। मैं 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास का हर सब्जेक्ट का जो है एक वीडियो में डालने वाला हूँ। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्त तक पहुंचाइए, और जो है एक क्रांति लाई है इतिहास में भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप सबों का दिल की गहराई से जो है थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आपने जो है पूरे वीडियो को वॉच किया। शुक्रिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में।